Assalamualaikum and welcome to KIPS CSS PMS videos under the umbrella of Global Age. So आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है that is basically relevant to the tips and techniques of current affairs. Current affairs एक इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे कुछ बेसिक मिस्टेक्स तो हैं वो करते हैं हमेशा, जिससे एग्जामिनर बहुत ज़्यादा ऑफेंड होता है. जैसे फॉर इंस्टेंस हम वन बाय वन लिस्ट आउट करेंगे कि वो मिस्टेक्स क्या हैं. फॉर इंस्टेंस किड्स, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट. Current affairs basically is all about the contemporary dynamics and the analysis of the things going on right now. अब बच्चों को ये लगता है कि जी करंट अफेयर्स में तो मैडम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, तो हम कितने डेवलपमेंट्स और किस डेट तक के डेवलपमेंट पढ़ें. ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है सीएसएस में. एग्जामिनर को भी पता है कि आप जिस डेट पर पेपर में बैठ रहे हैं उससे पहले तक की इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे एक दिन पहले तक की भी इंफॉर्मेशन पेपर में जो आ रही है वो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपके रिसेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को चार्ट आउट कर रही होती है. एग्जामिनर को भी पता है कि जिस डेट के ऊपर एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, फॉर इंस्टेंस 12th of May, तो उससे पहले तक की जितनी इंफॉर्मेशन है वो बच्चों को पता होनी चाहिए, राइट? अच्छा, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, व्हेन एवर यू आर डीकोडिंग द क्वेश्चन स्टेटमेंट, तो आप उसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री में चले जाते हो, विच इज नॉट गुड. हिस्ट्री एक हद तक, एक लिमिट तक जो है वो उसकी जरूरत होती है, जस्ट टू गिव द ग्लिम्स ऑफ द होल टॉपिक. वरना एग्जामिनर आपसे करंट डायनामिक्स या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शंस या सजेशंस की डिमांड कर रहा होता है. वो कभी भी आपसे नहीं पूछता कि हिस्टोरिकल डायनामिक्स बता दें, हिस्ट्री बता दें. वो हमेशा आपसे रिसेंट करंट डायनामिक्स ही पूछता है और उसी की डिबेट या डिस्कशन की बात करता है या उसी से रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को चार्ट आउट करने के लिए कहता है. तो ये बात याद रखें कि आपने हिस्ट्री को बहुत एक कम पोर्शन देना है. सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे कोर फोकस जो अपना रखना है वो कंटेम्प्रेरी टाइम पर रखना है, करंट फैक्ट्स एंड फिगर्स पे रखना है, कंटेम्प्रेरी डायनामिक्स पे रखना है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मेक श्योर करना है कि आप 11th आवर मतलब लास्ट डे ऑफ पेपर जो होता है उससे पहले तक की इंफॉर्मेशन आप लोग रीड आउट करके जाएं. ठीक है. अच्छा, उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो करंट अफेयर के स्टेटमेंट में 3 ट्विस्ट होते हैं. पहला ट्विस्ट ये होता है कि उसने जो टर्म्स हैं उसको बड़ा ट्विस्ट करके दिया होता है. जैसे वो कहेगा इंडो पैसिफिक एंड एशिया, इंडो पैसिफिक विद रेफरेंस टू यूएस एंड चाइना. उसने हमेशा बेसिकली ट्विनिंग की होती है या इंटरमिंगल किया होता है 2 to 3 टर्म्स को. तो क्योंकि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, टर्म्स पढ़ के इतना ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं कि वो अपना कोर फोकस जो है वो किसी एक पॉइंट पे रखते हैं. फॉर इंस्टेंस यूएस ओनली, चाइना ओनली, इंडो पैसिफिक ओनली. उनको ये पता ही नहीं है कि हर की स्टेटमेंट की वेटेज जो है वो इक्वल मार्क्स में डिवाइड होती है. तो पहले तो जब आप देख रहे हैं तो की वर्ड्स को ठीक से अच्छे से डिकोड करें, चार्ट आउट करें, उसको लिस्ट कर लें कि जी उसने इंडो पैसिफिक का भी नाम यूज किया, उसने यूएस का भी पूछा मुझसे, जी उसने चाइना का भी पूछा. अच्छा, यहां तक नहीं, फिर उसने उसको लिंक भी किया होता है कि यूएस और चाइना के ये जो टसल है इसका इन्फ्लुएंस एक स्पेसिफिक रीजन पे बता दें. ठीक है, उसको उसने फर्दर लिंक भी किया होता है. तो दूसरा जो ट्विस्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि करंट अफेयर की स्टेटमेंट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. हमेशा 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 पार्ट 2, 10 मार्क्स की इक्वल वेटेज होती है. तो यहां तक अब हमने ये देख लिया कि एक तो आपने की टर्म्स को अच्छे से डिकोड करना है, उनकी वेटेज इक्वल रखनी है, और फिर हमने देख लिया कि 2 लाइंस आर ऑलवेज कनेक्टेड. तो उसको मेक श्योर करना है कि आप अगर एक लाइन के ऊपर 10 मार्क्स का मटेरियल लिख रहे हैं तो दूसरा का भी मटेरियल आपके पास 10 मार्क्स का ही हो. ये तीसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा डिकोडिंग द की वेरिएबल्स. ठीक है, जैसे आपने स्टेटमेंट स्टार्ट की, उसमें फॉर इंस्टेंस आपको एक और स्टेटमेंट इंडो पैसिफिक को तो अब हमने देख लिया, कश्मीर को डिस्कस कर लेते हैं. कश्मीर क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, वेरी गुड. अब कश्मीर के अंदर वो पहले आपसे पूछेगा कि कश्मीर के अंदर आप बताएं इंडियन इंटरेस्ट क्या है, फिर वो पूछेगा पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है, फिर वो कहेगा कि इस लाइट में आप बताएं कि यूनाइटेड नेशंस क्या रोल प्ले कर सकता है. अब जब आपने इसको डिस्कस करना शुरू करना है ना, तो आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, एक ब्रीफ हिस्ट्री देनी है. उसके बाद पहले आपने बताना है क्लेम्स ऑफ इंडिया और क्लेम्स ऑफ पाकिस्तान, और उन्हीं क्लेम्स के अंदर आपने लिस्ट करके उनके इंटरेस्ट को स्पेसिफाई करना है. इंटरेस्ट इकोनॉमिक के भी होंगे, ट्रेड के भी होंगे, ग्लोबल पर्सपेक्टिव के भी होंगे, नेशनल पर्सपेक्टिव के भी होंगे. तो आपने इन सारी इंफॉर्मेशन को चार्ट आउट करना है.
उसके बाद आपने मूव फॉरवर्ड करना है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का, यूनाइटेड नेशंस का सो फार क्या रोल है और फर्दर नियर फ्यूचर में क्या रोल हो सकता है। बच्चे क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक करते हैं कि एक पोर्शन को हमेशा वो लेस एड्रेस करते हैं और एक को वो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसिस करके एड्रेस कर देते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस आप क्योंकि पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप अक्सर इस मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं कि शायद हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज देनी चाहिए। इवन जो पेपर्स हमारे सामने आते हैं उसमें भी एक कॉमनैलिटी के साथ जो मिस्टेक होती है वो यही होती है कि बच्चों ने इंडियन इंटरेस्ट को बिल्कुल फोकस नहीं किया होता। एग्जामिनर जो है ना करंट अफेयर्स का, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रल एनालिस्ट होता है। पाकिस्तान अफेयर में कहीं ना कहीं ये टेक्निक होती है कि आपने बहुत प्रो पाकिस्तानी आइडियाज और प्रो पाकिस्तानी स्टैंड्स को ही मैक्सिमम वेटेज देनी है। करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं होता, आपने इक्वल वेटेज देनी होती है सारी स्टेटमेंट्स को। उसके बाद करंट अफेयर्स में एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर के पेपर में क्रिटिकल एनालिसिस की टर्म बहुत ज्यादा यूज होती है, बच्चे इस टर्म को लेकर बहुत ज्यादा वेगनेस का शिकार रहते हैं। उनको हमेशा एक मिसकंसेप्शन होती है कि क्रिटिकल एनालिसिस से क्या मुराद है। बेटा क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस एपिसोड ऑफ द स्पेसिफिक सिनेरियो, कि आपने अगर एक स्पेसिफिक पिक्चर इमर्ज हुई है, फॉर इंस्टेंस जैसे कश्मीर इशू में 370 एंड 35A आर्टिकल की एबार्गेशन थी, तो उसके एबार्गेशन से प्रॉज क्या है, कॉन्स क्या है। प्रॉज अगर इंडिया के लिए तो वो स्पेसिफाई करे, कॉन्सिक्वेंसेस पाकिस्तान के लिए क्या हो सकते हैं, उसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं, और फिर फ्यूचर में अब इसको रिवॉक करने के लिए क्या किया जा सकता है। अब दोबारा से कश्मीर का जो एक्चुअल स्टेटस था उसको रिवाइव करने के लिए क्या एफर्ट्स हैं जो अक्रॉस बॉर्डर आप लोग जो है फॉर्म कर सकते हो, पुट कर सकते हो, और विद इन द कंट्री इंडिया में अगर किसी तरह की भी एफर्ट्स हैं या हो सकती हैं तो वो क्या क्या हो सकती हैं। क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब एक तो है प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, प्रॉज एंड कॉन्स, और साथ ही साथ क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब होता है व्हाट्स योर सजेशन, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस स्पेसिफिक सिनेरियो। आपको क्या लगता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा, व्हाट्स योर स्पेसिफिक स्टैंस अबाउट इट। तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये हो गया। उसके बाद बेटा मेक श्योर कीजिएगा कि आप अगर पहला क्वेश्चन जो है वो 6 पेजेस का कर रहे हो तो आपके सारे क्वेश्चन 6 पेजेस के ही हों, नॉट लेस देन दैट, नॉट मोर देन दिस। ये आपने मेक श्योर करना है। इक्वल वेटेज ऑफ एवरी आंसर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन CSS। उसके बाद आपने जिस चीज पे कोर फोकस करना है वो ये है कि आपने मैप्स, ग्राफ्स, फ्लो चार्ट्स लाजमी ऐड करने हैं। मैप्स पे अगर आपकी कमांड नहीं है फ्लो चार्ट्स ऐड करें, फ्लो चार्ट्स पे नहीं है ग्राफ्स ऐड करें, क्योंकि एक बात याद रखिएगा पिक्टोरियल डिस्प्ले जो है वो हमेशा पेपर प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाता है। एक बात मेक श्योर कीजिएगा, अगर मैं आपको 300 पेजेस पढ़ने के लिए दे दूं और एक 300 पेजेस इस तरह के पढ़ने के लिए दूं जिसमें पिक्टोरियल डिस्प्ले हो, ग्राफ्स हो, फ्लो चार्ट्स हो, मैप्स हो, आप हमेशा फ्लो चार्ट्स वाले को पढ़ना प्रेफर करोगे। दैट्स ह्यूमन नेचर। इसको कहते हैं लैंग्वेज में, पेपर लैंग्वेज में, ट्राई टू क्रिएट ईज फॉर द एग्जामिनर। आप उसके लिए ईज क्रिएट करें, उसको बम्बार्ड ना करें अपने वर्ड से, उसकी आप जो आपकी पेपर प्रेजेंटेशन है उसको मैक्सिमम बेहतर बनाएं। उसके बाद आपने हेडिंग्स के ऊपर कोर्स फोकस करना है। हेडिंग्स बहुत ज़्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। हेडिंग्स के ऊपर आपका हमेशा हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के ऊपर कोर फोकस रहना चाहिए, ताकि एक स्किम भी करे ना वो आपके पेपर को तो एग्जामिनर को एक बर्ड आई व्यू मिल जाए कि ठीक है इस बच्चे ने इस स्टैंस को इस तरह से लिया है, इस आर्गुमेंट को इस सब हेडिंग से लिंक किया है, दैट्स इट। उसको इन डेप्थ पढ़ना ना पड़े। जितनी कम एफर्ट एग्जामिनर को करनी पड़ेगी उतने मैक्सिमम मार्क्स वो आपको देगा। सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डील योर करंट अफेयर्स पेपर। स्टार्ट में हमने डिस्कस किया कि आपने बेसिकली एनालिसिस किस तरह करना है स्टेटमेंट का, उसके पोर्शंस क्या क्या हो सकते हैं, वहां पे लूप होल्स क्या होते हैं, मिस्टेक कहां पे करते हो, और देन हमने डिस्कस किया है कि आपकी पेपर प्रेजेंटेशन जो है उसके अंदर किन किन चीजों को आपको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू।